तुम लोग की जिम्मेदारी लगाई हुई है मैंने रिकॉर्डिंग वाली। यू गाइस नीड टू रिमाइंड मी। अच्छा, वो कह रहे प्रेशर इक्विलिब टेम्परेचर कम किया है, टेम्परेचर कम किया है तो इक्विलिब्रियम राइट पे मूव कर। टेम्परेचर कम किया इसका मतलब है हीट कम की। और वो कह रहे इक्विलिब्रियम राइट पे मूव कर रहा है, बताओ कि राइट पे मूव क्यों कर रहा है। देखो अब राइट पे कब मूव करेगा, देखो जिस तरफ कोई चीज कम होती है उसकी तरफ आता है इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम राइट में मूव कर रहा है इसका मतलब है राइट साइड पे हीट कम हुई है। और राइट साइड पे हीट किसकी होती है, प्रोडक्ट की साइड पे हीट किसकी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। तो आप बताएंगे क्यों राइट में मूव कर रहा है, बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो जाएंगे। ये भी कॉम्पोजिशन वाला ही है। ये देखो, अब फिर देखो टेम्परेचर बढ़ाया है उसने और उससे इक्विलिब्रियम कहाँ पे मूव किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे। टेम्परेचर बढ़ाया है यानी कि हीट बढ़ाई है उसने, और इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ बढ़ाई जाती है इक्विलिब्रियम उससे दूर जाता है। यानी कि अगर हीट टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जा रहा है इसका मतलब है हीट राइट साइड पे थी। ठीक है, कि आपने बढ़ाई है तो इक्विलिब्रियम पीछे गया है इसको एक्स्ट्रा हीट को खत्म करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये भी रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। उसने इंथैल्पी चेंज पूछा हुआ है तो बताएंगे आप इंथैल्पी चेंज विल बी नेगेटिव या एक्सोथर्मिक। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसकी दो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज किया है, बताओ कलर को क्या होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर के। अच्छा, प्रेशर अगर आपने इंक्रीज किया है तो ये उस तरफ मूव करेगा जहाँ पे गैस के कम मोल्स हैं। यहाँ पे गैस का 1 मोल है, यहाँ पे गैस के 2 मोल्स हैं, ये राइट पे मूव करेगा। तो ICl3 का कलर क्या है, येलो। तो जो आपका कम इसने पूछा गया था कि कलर को क्या होगा, इट विल बिकम मोर येलो एंड लेस डार्क ब्राउन। ठीक है, इट विल बिकम मोर येलोइश। पहले प्रिडिक्ट कर लो कि ये येलोइश हो जाएगा, इट विल गेट मोर येलोइश। और फिर एक्सप्लेन कर दो एज इक्विलिब्रियम मूव्स टू द राइट, moves to the right side which has lesser gas moles। ठीक है, ये कुछ तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, ये मैं करवा देता हूँ। अच्छा, पहले तो आपने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दे देनी है। 2 मार्क की होगी तो दोनों डेफिनेशन लिखनी है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज इक्वल, एंड concentration of reactions and products do not change with time। उसके बाद 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3, और ग्राफ दिया है। पहले पहले वो कह रहे हैं एज यू कैन सी के अफेक्ट क्या हो रहा है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स का, यानी कि प्रेशर बढ़ाया है तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, एज यू कैन सी इंक्रीज कर रही है। अब वो कह रहे हैं बताओ कौन सा रिएक्शन है इस पे फिट आ रहा है जो इस ग्राफ पे, कि आपने प्रेशर बढ़ाया है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। प्रेशर बढ़ाने से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ाने से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, प्रेशर बढ़ाने से ये इक्विलिब्रियम उस तरफ जाता है जहाँ पे कम गैस मोल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर उसकी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है इसका मतलब है ये कौन सा होगा, अभी देखो ये राइट साइड पे जा रहा होगा रिएक्शन, गैस के मोल्स राइट साइड पे कम होंगे, तो ये आ रहा है B रिएक्शन 2। इसमें लेफ्ट पे 4 गैस मोल्स हैं, राइट पे 2 गैस मोल्स हैं।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन 2 और रीजन क्या लिखेंगे, एज बिकॉज लेसर गैस मूव्स ऑन द राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे आप इसमें कोई इफेक्ट देखो, प्रेशर इंक्रीज करने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा प्रोडक्ट पे, वो ये उस केस में होगा कि अगर गैस के मोल्स राइट और लेफ्ट पे बराबर है तो ये रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप लोग खुद करो, कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना। देयर आर लाइक इनफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स? ऐसी ब्रेक लेके सुकून से बैठ के, ठीक है, अगर हो रहा है अपनी तबीयत देख लो, अपने हिसाब से करो, मुझे नहीं पता, ठीक है, ये मुझे नहीं पता कि तुम्हारी कितनी तबीयत खराब हो रही है, क्या चक्कर है। बैठ के पानी वानी पी लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, पंखे में बैठ जाओ थोड़ी देर, तो पंखा तुमने बंद किया हुआ पंखा चलाओ, आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाओ, कुछ खा लो, बैठ जाओ। 7 अप पड़ी हुई है, थोड़ी सी वो पीनी है पी लो, 7 अप वगैरह पड़ी हुई है पीनी है तो वो पी लो। अच्छा भाई, मैं पूछ रहा था तुम लोगों से, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा मुझसे को नहीं है, हादिया क्लियर है, मरियम ऑल राइट। अच्छा अब हम कर रहे हैं स्टार्ट नाइट्रोजन। अच्छा नाइट्रोजन का सबसे मेजर कंपाउंड होता है अमोनिया, ठीक है, इसकी प्रेपरेशन आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और अमोनिया बनाती है, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कैटलिस्ट होता है आयरन, टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 200 टू 300 atm। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेबर प्रोसेस, ठीक है। सब प्रोसेस इन विच अमोनिया इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि हीट प्रोडक्ट साइड पे होती है, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच इज नेगेटिव। अच्छा इस इसमें ना एक मसला होता है, इसमें एक मसला ये होता है, देखो ऑब्वियसली आपको रिएक्शन तेज करवाना होता है तो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट यहाँ पे बढ़ जाएगी, जब हीट यहाँ पे बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाएगा, जब ये लेफ्ट पे जाएगा तो अमोनिया कम बनेगी, अमोनिया की जो यील्ड है, अमोनिया की आउटपुट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से साइंटिस्ट एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे दैट इज नोन एज कॉम्प्रोमाइज्ड टेम्परेचर, कॉम्प्रोमाइज्ड टेम्परेचर। कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर का मतलब ये होता है, बेसिकली पॉइंट मसला ये हो रहा है, अगर आप लो टेम्परेचर पे एक रिएक्शन करोगे, हेबर प्रोसेस आपने अमोनिया बनानी है इंडस्ट्रियली, अगर आप लो टेम्परेचर पे करें इट्स गोइंग टू टेक मोर टाइम, इंडस्ट्री में मोर टाइम मीन्स मोर मनी, तो आपको जल्दी रिएक्शन करवाना होता है। आप लो टेम्परेचर पे करवाओगे, ठीक है, तो आपका रेट बहुत स्लो हो जाएगा रिएक्शन का। और मसला ये है कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे करवाओगे तो प्रोडक्ट्स में हीट बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाएगा, आपकी अमोनिया जो है वो कम बनेगी। तो साइंटिस्ट एक कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर पे आए जो था 450 डिग्री सेल्सियस, जो कि उन्होंने कहा कि यार ना ये इतना हाई है कि अमोनिया बिल्कुल ना बने और ना इतना लो है कि रेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, तो ये दरमियान का टेम्परेचर है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आ जाता है, डिस्क्राइब करने के लिए भी आ जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कहाँ से आ रही है, हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है, शुड नो कि नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है एयर की। अगर आप में से कोई आईजीसीएसई वाला है उसमें उसके लिए है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एयर की, अगर कोई ओ लेवल्स वाला है तो अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एयर की ख़त्म हो चुकी है सेपरेट प्रोसेस के तौर पे ओ लेवल्स में से। अच्छा और हाइड्रोजन जो है वो आता है, अभी आपने आई डोंट नो कि पढ़ा होगा या नहीं, लेकिन ये क्रैकिंग से आता है। आप जब O3 पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो पता होना चाहिए कि दोनों कहाँ से आते हैं और ये तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए। आयरन इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, 450 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर एंड दिस इज द प्रेशर, ओके। बाकी कुछ यूजेस पता होने चाहिए। अमोनिया सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर में यूज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी कहानियाँ आगे बढ़ती है, उसके बाद आता है सल्फर। सल्फर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके बनाने के ना कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले सल्फर और ऑक्सीजन आप लेते हैं, वो बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये SO2 जो है, ये दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है SO3। ये वाला जो रिएक्शन है, दिस इज रिवर्सिबल, और इसके साथ भी वही मसला है, ये भी एक्सो, ठीक है, नेगेटिव है एंथैल्पी चेंज। और इसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। इसका टेम्परेचर भी 450 डिग्री सेल्सियस है, कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर है, और प्रेशर इसका 2 to 3 ATM होता है। और जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है इसके अंदर, वो होता है वेनेडियम ऑक्साइड, V2O5। ठीक है, अब ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि SO3 से ही आगे जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनना है। ये स्टेप 1 है इसका प्रोसेस का। जिस प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है उसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। जिस तरह अमोनिया बनता था हेबर प्रोसेस से, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। उसमें ये वाला जो रिएक्शन है SO3 की जो फॉर्मेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे भी मसला वही है, मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सोथर्मिक है। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाएगा, तो SO3 आपकी कम बनेगी। एक मिनट यार। सॉरी यार, my son needed to change the poem he wanted to watch, so that's why. Anyway, so SO3 यहाँ से बन जाएगा आपका। यहाँ पे एग्जैक्टली वही मसला है मैंने बताया, जो अमोनिया की फॉर्मेशन में होता है। यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, 450 कॉम्प्रोमाइज है। ना ये इतना हाई है कि SO3 बने ना, और ना इतना लो है कि रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या सीन है? इसके बाद सीन ये है, देखो, एक तो तरीका ये है कि आप SO3 को डायरेक्टली पानी में डालोगे ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, but this reaction is too violent, very difficult to control। तो हम ये सीधा नहीं, ये वाला हम रूट ऑप्ट नहीं करते। हम इंस्टेड करते ये हैं, ऑल्टरनेट जो है इसका, हम करते ये हैं कि SO3 को पहले से बने हुए सल्फ्यूरिक एसिड में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे रिएक्ट करवाते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं विच इज नोन एज ओलियम। H2 H2S2O7 है। एक सेकंड, तो ये मुझे कॉलेज के टाइम से जो है ना, ओलियम का फॉर्मूला जो है वो एस हमेशा मेरा भूल जाता हूँ कॉलेज के टाइम से। S2 ही है ना? हाँ, S2, H2S2O7, दिस इज नोन एज ओलियम। ठीक है, ओलियम, OLEUM। ठीक है, ये एसिड ही है, सल्फ्यूरिक एसिड ही है। ठीक है, अगर आप शॉप्स पे जाके एसिड लेना हो ना, तो ओलियम पड़ा होता है उनके पास। फिर वो पूछते हैं आपसे कि अच्छा आपको कितना स्ट्रॉन्ग है वीक एसिड चाहिए, तो वो उस ओलियम में पानी डालते हैं बेसिकली। डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ यू वांट ऑफ द एसिड, सो यू गेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, these are the steps. First of all, sulfur dioxide is formed, then sulfur trioxide is formed। सल्फर ट्राइऑक्साइड से फिर ओलियम बनता है, और ओलियम से
सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इसमें रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको? आपको सबसे पहले सल्फर चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए बनाने के लिए। आपको वाटर भी चाहिए। तुमने तुम्हें खाना ही कह रही खा लो। ठीक हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड के भी यूजेस हैं, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मैं इस वजह से एसिड करवा नहीं रहा, यूजेस तो आप पढ़ के भी कर लोगे। यूजेस इसके होते हैं, डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड, जो है डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ होता है। और क्या था, एक दो आई थिंक फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, इस टाइप के इसके यूजेस हैं। इसी तरह SO2 है सल्फर का एक और कंपाउंड, इसके यूजेस आपको आ जाते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होता है, यूज इन प्रिजर्वेटिव्स। और हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सॉरी मैं आई एम गोइंग टू बैक एंड फोर्थ। सल्फ्यूरिक एसिड का एक यूज़ डिटर्जेंट का है और दूसरा एक मेजर यूज़ है बैटरी एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होता है, आपकी जैम जेलीज जो होती हैं उसमें। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग पेपर पल्प। पेपर पल्प को ब्लीच करने में यूज़ होता है। पेपर पल्प क्या होती है, ये तो आपको पता होगा, पेपर वुड से आता है ना। तो जो पेपर आता है वुड से, वो बाकायदा जो ट्री होती है उसको पूरा पकाया जाता है। इट इज़ बाकायदा कुक्ड, द होल पल्प of paper is cooked and it's brown in color obviously because the bark of the tree is brown, right? The paper is naturally brown, so it is bleached white। जो आपके पास पेपर आता है वाइट, वो बेसिकली इसको ब्लीच किया जाता है। तो SO2 is basically used to bleach that paper, right? तो ये बेसिक सा छोटा सा चैप्टर है, सही है। इसमें कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सब की कंडीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको इसमें ये रिएक्शन का सीक्वेंस पता होना चाहिए, यूजेस पता होने चाहिए, एंड यू आर गुड टू गो। दिस इज नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके, एनी प्रॉब्लम पीपल? ओके आदित्य, अभी व्हाट वी आर लेफ्ट विद करेंटली इज O2 में हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन रह गया और हमारे मोल्स रहते हैं। अच्छा टेल मी समथिंग, मैंने आप लोगों को एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करवाया है ना, हादिया मुस्तफ़ा? हादिया एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करवाया है मैंने? मुझे लग रहा है मैंने करवाया है साइकोमेट्री में O1 में। नहीं करवाया? चलो कर लेंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज मैथ्स जो होता है, वो भी नहीं करवाया? वो करवाया, ठीक है। यार मुझे लग रहा था मैंने केमिकल फॉर्मूला जब करवाए थे शायद मैंने करवा दिया होगा एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर। एनीवे, चलो ठीक है। तो हमारा मोल्स रहता है बेसिकली, मोल्स हमारा लग जाएंगे, मोल्स को रफली 2 वीक्स लग जाएंगे, 1.5 से 2 वीक्स। उसके बाद आपका O2 का सिलेबस खत्म हो जाएगा। O2 का सिलेबस कंपैरेटिवली कम है वैसे भी। अच्छा, ठीक हो गया, डन है। इसके मैं आपको पेपर कुछ थोड़े बहुत करवा देता हूँ। आई रियली वांट कि आप खुद करो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं अभी, यूजेस वगैरह जो हैं उसमें क्या मैं आपको करवाऊँ। लेकिन एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसमें, उसमें से एक आधा मैं आपको करवा देता हूँ, सो दैट बी बेटर फॉर यू। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्राइब द हेबर प्रोसेस गिविंग रिएक्शन कंडीशंस इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आपने डिस्क्राइब करना है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन react together to form ammonia in the presence of iron as a catalyst, 450 degrees Celsius temperature and 200 to 300 degrees Celsius, sorry 200 to 300 atm pressure। और साथ में आपको एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी होगी, तो ये आपका काम हो जाएगा। अच्छा, ये बेसिक आइडिया आपको तो होगा कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें होती हैं ना फर्टिलाइजर्स में, शायद आपने जियो में पढ़ा होगा, NPK। तीन चीज़ें चाहिए होती हैं फर्टिलाइजर्स को, यानी कि प्लांट्स को बेसिकली तीन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जिसके लिए हम फर्टिलाइजर डालते हैं। NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम।
तो ये याद रखना होगा। इतना कह रहे हैं फर्टिलाइजर कंटेन नाइट्रोजन, नेम द अदर टू एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो एन उसने लिख दिया है, तो पोटेशियम और सॉरी फॉस्फोर phosphorus and potassium, nitrogen, phosphorus and potassium, sorry, P for potassium, K for, अरे यार फिर मैं उल्टा कर रहा हूँ, एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ। दिस इज नाइट्रोजन ऑब्वियसली, this potassium starts from P as well ना, P is phosphorus and K is potassium, ठीक है। एसिड रेन कैसे बनती है, ये आप एक्चुअली एयर में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन वैसे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं NO2 और SO2। अब मैं आपको बेसिक आइडिया दे ही देता हूँ, ये भी एसिड रेन भी आपने जियो में पढ़ी होगी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारी ऐड करके NO2 बनाता है, सल्फर ऑक्सीजन सारी ऐड करके SO2 बनाते हैं। ये दोनों जो है ना एटमॉस्फेयर में, पानी में, एटमॉस्फेयर में वाटर होता है ना, उसमें डिजोल्व करके एसिड्स बना देती है। NO2 नाइट्रिक एसिड बना देती है, SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। इस वजह से जो है वो एसिड रेन होती है। नेम टू बेसिस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल। दो बेसिस बतानी है आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। इसमें एक क्वेश्चन था, ये देखो, डिस्क्राइब हाउ द रिएक्टेंट्स आर ऑब्टेन्ड। नाइट्रोजन कैसे आता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से आता है। हाइड्रोजन कैसे आता है, क्रैकिंग ऑफ कार्बन से आता है। अभी इतने ज़्यादा मार्क्स के हैं ये, तो आपको थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाइट्रोजन आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आएगा, थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक आइडिया देना पड़ेगा। दिस इज कमिंग फ्रॉम IGCSE बाय द वे। मैंने डाला इस वजह से कि यू शुड हैव अ बैकग्राउंड, इवन ओ लेवल्स में भी यू शुड हैव अ बैकग्राउंड कि नाइट्रोजन से कैसे आ रहा है। होता ये है कि आप एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट गैस, लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाली जो गैस होती है वो वेपराइज हो जाती है पहले, उस हिसाब से फिर कंडेंस होता है। तो you can simply write as fractional distillation of air. I think that's enough for at least O levels guys। आप लोगों में से कोई IGCSE का तो नहीं है? मुस्तफ़ा, हादिया, मरियम, आप लोग IGCSE के तो नहीं हो कोई? बस फिर नो, डोंट वरी अबाउट दिस क्वेश्चन। या ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी देखो, वगैरह which pair of graphs shows correctly how the percentage of ammonia at equilibrium varies with temperature and pressure। तो क्या है मेरे पास, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स अमोनिया, राइट। प्रेशर और टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो उस तरफ मूव करेंगे जहाँ पे गैस की कम मोल्स हैं, तो राइट साइड में मूव करेगी, राइट। राइट पे 2 गैस मोल्स हैं, लेफ्ट पे 4 हैं, तो प्रेशर का डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया आपका। प्रेशर इंक्रीज करने से परसेंटेज इक्विलिब्रियम पे अमोनिया की बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रेशर नीचे जाने वाला तो आपका गलत हो गया, आपने राइट पेयर चूज़ करना। अच्छा, तो बी और सी में से क्या सीन है। अब टेम्परेचर बढ़ाऊँ मैं, तो ये ऑब्वियसली क्या था, एक्सोथर्मिक था। टेम्परेचर बढ़ाने से अमोनिया की यील्ड कम हो रही थी, तो ये बढ़ने वाला नहीं होगा टेम्परेचर के साथ, परसेंटेज कम होगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो आंसर होगा सी। और यहाँ पे आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देखो पूरी एक्सप्लेनेशन बतानी पड़ेगी वाई द पेयर ऑफ ग्राफ यू हैव चोजन एंड वन इज करेक्ट। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप इस तरह से शुरू करो, पहले प्रेशर का बताओगे, फिर उसका बताओगे टेम्परेचर का, और फिर उसको लिंक करोगे परसेंटेज ऑफ अमोनिया से। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेम्परेचर का बता दूँ तो मैं बताऊँगा कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर would shift the equilibrium to the left hand side, which will reduce the amount of ammonia, ठीक है। इस वजह से आपने ऑप्शन लिया। और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आप बताओगे कि देयर आर लेसर गैस मोल्स ऑन द राइट हैंड साइड, सो इंक्रीजिंग प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट, which will increase the amount of ammonia। यानी कैटलिस्ट डू नॉट ऑल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये बात याद रखना कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर बढ़ाते हैं। यानी कि जिस, ऐसा नहीं होगा कि कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम किसी एक साइड पे मूव करेगा। कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट डालने से फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली तेज हो जाता है। तो यूज क्यों हो रहा है इन द फर्स्ट प्रोसेस, इन द फर्स्ट लाइक यूज हो क्यों रहा है इन द फर्स्ट प्लेस, इस वजह से हो रहा है क्या, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा लिया जाए।
ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, और दूसरा पॉइंट वो मांग रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से आपकी कॉस्ट बचती है, पैसे बचते हैं। टू यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, प्रिजर्वेटिव्स, ब्लीचिंग वुड पल्प, मैन्युफैक्चर कैसे होती है, सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ जाएगा, ये कर लोगे तुम लोग। अच्छा, ये भी रहता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइन, मैं भी कह रहा हूँ कुछ मिस कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो हमारी कल भी क्लास है ना हमारी, फिर परसों है? हाँ, संडे को हमारी क्लास होती है ना। ठीक है, संडे को 11 बजे है ना हमारी क्लास। तो कल हम इंशाल्लाह रीडॉक्स करेंगे, और मंडे को आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइंस करेंगे, एंड देन वील डाइव इनटू मोल्स। ठीक है, किसके मोल्स नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते? मोल्स आते हैं किसी को तुम लोगों में से? मुस्तफ़ा को बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, आते हैं या नहीं आते? मैंने एक्चुअली डबल उसमें क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों से, पहले पूछा क्या आते हैं। अरे मोल्स इज वेरी इजी। जब मरियम को आते हैं मोल्स, दैट्स नाइस। मुस्तफा तुम्हें आते हैं या नहीं आते? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस जो है, इट्स वेरी क्रैपी यार, यू हैव टू लाइक मेमोराइज इट सो मच। चलो अब आ जाएंगे। मोल्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स। वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, तो आपको बहुत मजा आता है। एनीवे, चलो, सी यू गाइस टुमारो एट 11 इंशाल्लाह। ओके मरियम, स्केड्यूल जो हमारा होता है आपको मैं बता दूं। हमारा स्केड्यूल होता है कि मंडे और वेडनेसडे को हमारी क्लास होती है 5 बजे, और संडे को होती है 11 बजे। आज इस वजह से हो रही है क्योंकि लास्ट वीक एक क्लास मिस हो गई थी हमारी। ठीक है, तो क्लासेस आर यूजुअली मंडे एंड वेडनेसडे एट 5 एंड संडे एट 11। तो कल हमारी क्लास है एट 11 इन द मॉर्निंग। ओके देन, सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज़।